हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 2026 और 2027 यूपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द जीएस। इंग्लिश और हिंदी में ये प्रोग्राम रहने वाला है। 1 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 2026 का जो प्रोग्राम है वो 9 महीने का प्रोग्राम रहेगा। अगस्त 2026 में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि तभी आप लोगों का मेंस है। और 2027 वाला प्रोग्राम जो है वो 21 महीने का प्रोग्राम रहेगा। दिसंबर में शुरू होगा अभी नेक्स्ट मंथ और अगस्त 2027 तक ये चलेगा। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स को लेकर एक वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट किया गया है। आप चाहें इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वेबसाइट में जाके या ऐप में जाके इन कोर्सेज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं और इंटरेस्टेड है तो एनरोल भी कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों के लिए ये लॉन्च किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जीएस पेपर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग बैचेस भी हैं। 26 के लिए भी हैं, 27 के लिए भी हैं। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। और 2026 के प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज़ हम लोग एक लेके आए हैं जिसमें टोटल 51 टेस्ट रहेंगे एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारे सी सेट लाइव क्लासेस का बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप सी सेट लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली एट 1299 रुपीज़ में ये बैच आपको मिल रहा है और इस बैच में आप 49 रुपीज़ का ट्रायल दे के भी 49 रुपीज़ दे के भी ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर आप 49 रुपीज़ पे करें और ट्रायल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अगर आप ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पेज पर यही लिखा गया है कि एक मोस्ट वांटेड माओइस्ट कमांडर है जिसका नाम है मदवी हिदमा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में वहाँ की जो पुलिस है उसके साथ एक ऑपरेशन के दौरान इनको मार दिया गया है। और ये बेसिकली ये माना जाता है कि जो माओइस्ट होते हैं, जो माओवादी होते हैं, उनके बीच में ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि ही वॉज द मतलब वेरी प्रोफाउंड पर्सन। ठीक है, एक बहुत बड़ा टेक्टिशियन इनको माना जाता था और इन्फ्लुएंस भी था अपने कैडर के ऊपर, तो इसको मारा गया है। तो इसके मरने से या इसको मारने से फ़ायदा ये होगा कि जो माओवादी हैं, जो माओइस्ट हैं, वो थोड़ा सा क्या होंगे, कमज़ोर पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट वाले इलाके हैं, लेफ़्ट एक्सट्रीमिस्ट वाले जो एरियाज़ हैं, खासकर आपका ये उड़ीसा का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, है ना, और आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा या राहत मिलेगी क्योंकि पिछले कुछ समय से इन लोगों ने काफ़ी सारे जो भी ऑपरेशंस वगैरह किए हैं और उससे हमारे कई सारे जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं वो मारे गए हैं, है ना, तो उस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ आर्टिकल है नहीं काम के, हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे और वहाँ पर हमें अराउंड 4-5 आर्टिकल्स जो हैं वो आज देखने हैं। ठीक है, मतलब आज जितना भी एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल्स हैं सारे ही काम के हैं। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों आर्टिकल्स काम के हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन आर्टिकल है इससे स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी पर आधारित ये आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जा रही है सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर। ठीक है, जो हम महंगाई को मेजर करते हैं, नापते हैं, उसके लिए एक इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो बेस इफेक्ट का और जो बुलियंस होते हैं, ठीक है, उनका क्या असर पड़ता है सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये लिखा गया है, आई होप इतना ठीक है, विजिबल है ना। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंडिया का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जिसको मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई के द्वारा, ये बेसिकली आरबीआई का जो मिड टर्म टारगेट है ऑफ 4%
उससे ये लगातार नीचे चल रहा है। ठीक है, पिछले 9 महीनों से 4% के टारगेट से ये नीचे है। मतलब आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% होता है, +-2, है ना। मतलब 2% से लेकर 6% तक, बट उसका जो आप कह सकते हैं कि ये है, मतलब एक मीडियन पॉइंट है वो 4% का होता है। ठीक है, तो पिछले 9 महीनों से लगातार जो इन्फ्लेशन है, मतलब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये लगातार आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे है। ठीक है, और अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें, लास्ट मंथ की बात करें, तो ये सिर्फ 0.25% पर आ गया है ना। मतलब महंगाई जो है वो पिछले महीने सिर्फ 0.25% रही है कंपेयर टू दी लास्ट ईयर। ठीक, अब इससे यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, उसकी बैठक होने वाली है अभी अगले महीने दिसंबर में, और उसके बाद फिर 3 महीने बाद अगले साल फरवरी में मीटिंग होगी। तो क्या उस समय जो आरबीआई है वो पॉलिसी रेपो रेट को और कम करेगी, ये सवाल है। ठीक है, अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट रेट सेटर्स हैं, रेट सेटर्स मतलब वही आरबीआई, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये जो इन्फ्लेशन का डेटा, ये जो आंकड़ा है उसको। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन रेट को और भी कम, ये सॉरी, जो रेपो रेट्स वगैरह हैं इसको और कम कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की, उसकी जो मीटिंग्स होने वाली हैं अगले महीने या उसके बाद फरवरी में, तो वो बेसिकली वहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे ये जो इन्फ्लेशन कम हो रही है, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जो रेपो रेट्स वगैरह हैं उसको कम करना है या नहीं करना है। क्योंकि कई सारे ऐसे वजह हैं, ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इतना कम हुआ है, और ये और भी कम हो सकता था। ठीक है, इट कुड हैव बीन इवन लोअर। तो पहली बात तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी में कटौती की गई है, ठीक है, जो 22 सितंबर से लागू हुई है, तो उसका असर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये एस्टिमेट करते हैं कि कंपनीज़ ने अभी तक जो ये टैक्स कट हुआ है, इसका पूरा जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया है। मतलब जो जीएसटी कम होने की वजह से जो प्राइजेस कम होने चाहिए थे, वो कंज्यूमर्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं हुए हैं। मतलब सभी कंपनीज़ ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बेसिकली जो अगले महीने का, यानी कि जो इस महीने का नवंबर के महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अगले महीने, उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं बेस इफ़ेक्ट की। बेस इफ़ेक्ट जो है वो फेवरेबल रहा है, सिर्फ अक्टूबर के महीने के लिए नहीं, बल्कि अगर हम 2025 की बात करें तो ज़्यादातर महीनों के लिए ये जो बेस इफ़ेक्ट है ये काफ़ी फेवरेबल रहा है। लेकिन जस्ट हाउ फेवरेबल हैज़ द बेस बीन फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, अगर फेवरेबल बेस इफेक्ट की हम बात करें अक्टूबर में, तो वो था 133 बीपीएस, है ना, यानी कि जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं वो। सेकंड जॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट इन 15 मंथ्स, यानी कि पिछले 15 महीनों में सबसे ज़्यादा ये जो बेस है वो सबसे ज़्यादा रहा है, या आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहा है, सेकंड फेवरेबल, है ना। दिस मीन्स दैट अ हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन was 133 bps lower last month compared with September, only because of how consumer prices moved in October 2024 and they had moved up very sharply। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो 133 बेसिस पॉइंट्स, या आप इसको परसेंटेज में अगर देखें तो डिवाइड बाय 100, 1.33% लोअर रहा है लास्ट मंथ मतलब अक्टूबर के महीने में, कंपेयर्ड विद सितंबर। ठीक है, और ये इस वजह से हुआ है कि जो प्राइजेस हैं वो कैसे अक्टूबर 2024 में बढ़े थे। ठीक है, एंड दे हैव मूव्ड अप वेरी शार्पली, काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, देखो इन्फ्लेशन को मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, इज़ द परसेंटेज चेंज इन प्राइजेज ऑफ इन अ मंथ कंपेयर्ड विद द सेम मंथ लास्ट ईयर। ठीक है, कि मतलब इस साल जैसे अक्टूबर की अगर हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो अक्टूबर 2025 में किसी सामान का प्राइस कितना है, और उसी सामान का प्राइस लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में, यानी कि अक्टूबर 2024 में कितना था, तो कितना उसके प्राइस में परसेंटेज चेंज आया, है ना। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं कि जो प्राइस बढ़ा है या घटा है डिवाइडेड बाय द रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू मतलब जिसके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर अक्टूबर के प्राइस, तो उसके हिसाब से आप निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव होगी, है ना, तो मतलब अगर प्राइस बढ़े होंगे तो परसेंटेज पॉजिटिव में आएगी, अगर प्राइस घटे होंगे तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, है ना।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि एज सच द ईयर अगो प्राइस इज द डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द प्राइजेस दिस ईयर। यानी कि इस साल के प्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, या इस साल के इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल का प्राइस जो है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। और अगर पिछले साल के प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है ना, हाई वैल्यू है। तो इसलिए फिर जो इस साल का इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं बात। अगर मैं इसको एक छोटा सा वैल्यू लिख के आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ, ठीक है। लेट से हम अक्टूबर का ही महीना ले लेते हैं। लेट से अक्टूबर 2024 में है ना, किसी चीज़ का प्राइस अगर लेट से 100 रुपये था, है ना, और अगर अक्टूबर 2025 में उस सामान का प्राइस अगर 110 रुपये हो गया, तो आपको अगर इस साल के अक्टूबर के महीने का इन्फ्लेशन निकालना है तो वो क्या होगा, करंट प्राइस माइनस जो लास्ट ईयर का प्राइस है ना, जिसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, है ना। और इसको आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यू विल गेट दिस वैल्यू इन परसेंटेज, दैट विल बी 10%, यानी कि दिस इज द इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब इसको आप बात समझिए, जितनी ज़्यादा ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि लास्ट ईयर, सॉरी, ये वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, लास्ट ईयर वाली, है ना, लास्ट ईयर वाली वैल्यू जितनी जितनी हाई होगी लास्ट ईयर की वैल्यू, यानी कि उतना ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो उतना ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो चाहे आप उसको बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट्स में लिखें या परसेंटेज में लिखें, वो वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू क्या दर्शा रही है, दिस वैल्यू इंडिकेट्स द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, समझ गए बात। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है ना। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, तो अगर कंज्यूमर प्राइस इन अक्टूबर हैड नॉट चेंज एट ऑल फ्रॉम देयर सितंबर लेवल्स, सितंबर के कंपैरिजन में प्राइजेस जो है वो थोड़ा सा बढ़े थे, है ना। अगर वो नहीं बढ़े होते, अब जैसे इनका कहना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर प्राइजेस 0.15% ज़्यादा हो गए थे, मतलब अक्टूबर में कंपेयर टू सितंबर बढ़ गए थे। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़े नहीं होते तो क्या होता, तो बेस जो है वो और ज़्यादा फेवरेबल होता, क्योंकि जब आप पीछे से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पिछले समय से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका जो ये है डिनोमिनेटर है वो अक्टूबर का कंपैरिजन है लास्ट ईयर का, है ना। ऊपर हम लोग प्राइस देख रहे हैं किसके, इस साल के, कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। अगर इस साल के प्राइसेस ज़्यादा नहीं होते तो ऊपर का न्यूमिनेटर भी छोटा होता, न्यूमिनेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता, तो ये वैल्यू और कम हो जाती, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो अभी 2.25% पर इन्फ्लेशन दिख रहा है, वो 0.1% तक भी हो सकता था। ठीक है, इसके बाद आगे ये कह रहे हैं, इसका अपोजिट होता है जब प्राइजेस या तो स्टेबल हो जाते हैं या फिर डिक्लाइनिंग इन दी ईयर अगो पीरियड। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो अगर पिछले साल के प्राइस अगर स्टेबल हैं या फिर प्राइस जो है वो कम हुए हैं पिछले साल, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, तो इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। तो वही लिखा है। तो उस कंडीशन में जो बेस इफेक्ट है वो अनफेवरेबल हो जाएगा एंड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये बेस इफेक्ट जो है इसकी बात हम लोग उसमें भी करते हैं, जब जीडीपी वगैरह का कैलकुलेशन होता है ना, क्वार्टरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे इसका बहुत ज़्यादा जीडीपी को लेकर चर्चा हुई थी जब कोविड के दौरान, आपको याद होगा हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी जब वो श्रिंक कर गई थी, माइनस में चली गई थी, है ना। तो उसके बाद फिर जो जीडीपी आया था अगले बार, मतलब वो श्रिंक करने के नेक्स्ट ईयर, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था, और उसमें ये चर्चा बहुत हो रही थी कि इस बार का जो एक्चुअल जीडीपी है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर से, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब वही है कि जो आज जिस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर इन्फ्लेशन और जीडीपी में अगर आप इसको समझे तो थोड़ा सा मतलब अपोजिट कंटेक्स्ट चलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, है ना, जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक एक्चुअल, आप अगर कहें एक आइडियल सिचुएशन में, तो जीडीपी ज़्यादा जितनी होगी उतनी अच्छी है, और इन्फ्लेशन जितना कम होगा उतना अच्छा है ना। तो इसलिए इन दोनों को, मतलब बेस इफेक्ट का रोल उसी तरीके से है, बट दोनों को आप कह सकते हैं कि समझना या उनको इंटरप्रेट अपोजिट तरीके से करना है। समझ गए बात? ठीक है। अब लेकिन मतलब यहाँ पर अगर आप जो पिछला टर्म जिससे कंपेयर कर रहे हो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, आप जिस पिछले टर्म से कंपेयर कर रहे हो,
अगर उसमें वैल्यू ज़्यादा है और इस बार के प्राइजेस अगर कम हुए हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपको बहुत ज़्यादा गिरा हुआ दिखेगा। यानी कि जो बेस इफेक्ट है अगर वो जितना ज़्यादा है, यानी कि जो बेस ईयर की जो वैल्यू है अगर वो जितनी ज़्यादा है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, वो उतना फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो अभी का आप कैलकुलेशन करोगे वो कम दिखाई देगा, और इन्फ्लेशन आइडियल सिचुएशन में कम ही होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं जस्ट इसके अपोजिट की, कि अगर कोई वैल्यू कम है और प्राइजेस उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि बेस अगर आपका छोटा है, ठीक है, जिस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर की अगर वो छोटी है और उसके कंपैरिजन में अभी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो आपको इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखाई देगा, विच इज़ अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और वहीं अगर जीडीपी की मैं बात करूँ, तो अगर आप प्रेजेंट की जीडीपी बेस से कंपेयर कर रहे हो और बेस अगर आपका बड़ा है, तो अभी की जीडीपी में अगर जितना ग्रोथ होगा वो उतना एक्चुअल में आपको लगेगा नहीं, ठीक है, आपको लगेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन से बहुत कम ग्रोथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल की वैल्यू भी ज़्यादा थी। लेकिन अगर जीडीपी मान लीजिए पिछले साल बहुत कम हो गई, मतलब ग्रोथ रेट अगर पिछले साल का कम है, इस साल अगर उससे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया और उससे आप कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी थी बेस वाली, ठीक है, समझ गए बात। चलो, ठीक है, तो मतलब जीडीपी के केस में बेस छोटा अगर है तो वो फेवरेबल कंडीशन है ना, या आप नेगेटिव में है बेस तो वो फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में बेस आपका जितना बड़ा है वो फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि आइडियली कम होनी चाहिए और जीडीपी ग्रोथ रेट आइडियली ज़्यादा होना चाहिए, है ना, समझ गए। अब इसके बाद ये आगे कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में जो बेस इफेक्ट है इन्फ्लेशन का वो अनफेवरेबल होने वाला है, ठीक है, और जनवरी 2026 में वो पीक करेगा। उसके बाद फिर से मिड 2026 में, यानी कि अगले साल के मिड से वो फिर से फेवरेबल होने लगेगा। अब दिस इज वाई द आरबीआई सीज एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन राइजिंग टू 4.5% इन अप्रैल टू जून, ठीक है, मतलब इस साल जुलाई सितंबर की बात करें तो लगभग 1.7% के आसपास था, है ना, एवरेज सीपीआई। और अगले साल अप्रैल जून में, यानी कि मिड ऑफ 2026 में, ये 4.5% तक भी बढ़ सकता है, ऐसा आरबीआई का अनुमान है, ठीक है। But this is the overall base effect, and the overall effect depends heavily on the base effect of the food index, which makes up 39% of the CPI, ठीक है, मतलब बेसिकली जो सीपीआई के अंदर फूड इंडेक्स या फूड आइटम्स होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो 39% है सीपीआई के। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की, तो द फेवरेबल बेस इफेक्ट वाज इवन लार्जर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फूड प्राइस इंडेक्स की, मतलब सीपीआई की नहीं, सीपीआई के अंदर जो फूड आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं उनकी अगर बात करें, तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के केस में जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा है, ठीक है, वो 256 बीपीएस था अक्टूबर में, तो उसकी वजह से जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है वो और कम हो गया, वो माइनस में चला गया, है ना, 5.202%। और विद द फूड बेस इफेक्ट टर्निंग अनफेवरेबल स्टार्टिंग इन नवंबर, फूड इन्फ्लेशन शुड स्टार्ट मूविंग अप। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो फूड का बेस इफेक्ट है वो नवंबर के महीने से अनफेवरेबल हो जाएगा, तो वो अब उसके आगे को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या इसमें जो बुलियंस हैं उनको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो करेंटली अगर हम बात करें तो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो कैसे निकाला जाता है, मतलब जो सीपीआई का बास्केट होता है उसमें 299 आइटम्स होते हैं, ठीक है, और उन 299 आइटम्स में से दो आइटम्स क्या हैं, वन इज सिल्वर एंड वन इज गोल्ड, ठीक है। अब लेकिन सिल्वर और गोल्ड इसमें क्यों इंक्लूडेड है, बिकॉज द कंजम्पशन बास्केट ऑफ हाउस होल्ड विच इज वट द सीपीआई रिफ्लेक्ट्स इंक्लूड्स गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, क्योंकि जो कंजम्पशन बास्केट्स होती है हाउस होल्ड की उसमें गोल्ड एंड सिल्वर भी इंक्लूडेड है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उससे जो हेडलाइन नंबर या जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों आइटम्स के प्राइस में या किसी एक आइटम के प्राइस में आउट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बहुत ज़्यादा प्राइस स्विंग होना चाहिए, तब जाके कुछ हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर में कुछ असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सीपीआई में हालांकि इंक्लूडेड है बट बहुत स्मॉल पोर्शन को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो वो पूरे के पूरे जो सीपीआई का इंडेक्स है ना,
उसमें सिर्फ 1.19% वेटेज है उनका। तो अगर इनमें प्राइजेस में बहुत ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव होता है तो आपका सीपीआई में वो दिखाई देगा या रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है। अगर पिछले 20 महीनों में हम बात करें तो लगातार सीपीआई इन्फ्लेशन जो है गोल्ड और सिल्वर में वो लगातार डबल डिजिट्स में रहा है, और 29% रहा है गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए अगर हम बात करें तो 25% रहा है। ठीक है। अक्टूबर में अगर हम बात करें तो रिटेल गोल्ड के प्राइजेस 57% बढ़े हैं और सिल्वर के प्राइजेस 62%। ठीक है। लेकिन क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी है शुड रियली बी बॉदर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर इन्फ्लेशन, कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर में जो महंगाई आ रही है या इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब परेशान होना चाहिए? तो व्हाट हैपन्स टू द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन रेट व्हेन यू एक्सक्लूड दीज टू आइटम्स, जब इन दोनों आइटम्स को यानी कि गोल्ड और सिल्वर को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो फिर सीपीआई के ऊपर क्या असर पड़ता है? सीपीआई इन्फ्लेशन जो है अक्टूबर में वो नेगेटिव टेरिटरी में होता। ठीक है। यानी कि अक्टूबर का जो अभी हमें 0.25 दिख रहा है, क्योंकि वो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इतने ज़्यादा थे, अगर उनको हम हटा दें तो हमारा जो अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन था वो माइनस में आ जाता। ठीक है। तो व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर द आरबीआई एंड द एमपीसी? ठीक है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक, और जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके लिए ये क्या मायने रखती है, क्योंकि उनकी अभी 3 से 5 तारीख के बीच में दिसंबर में मीटिंग होनी है। तो पहली बात तो ये है कि द बेस इफेक्ट हैज़ बीन फेवरेबल सो फार बट विल नाउ टर्न नेगेटिव लीडिंग टू राइज इन इन्फ्लेशन। ठीक है। अभी तक पिछले काफ़ी समय से, है ना, मोस्ट ऑफ द 2025 जो बेस इफेक्ट है वो फेवरेबल रहा है, लेकिन अब वो अनफेवरेबल होता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन वुड बी इवन लोअर इफ़ नॉट फॉर द ग्लोबल राइज इन सिल्वर एंड गोल्ड प्राइजेस, अगर सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस नहीं बढ़े होते इतने ज़्यादा, तो फिर ये इन्फ्लेशन जो है वो और कम दिखाई देता। एट द सेम टाइम जीएसटी रेट कट्स हैव एंड आर स्टिल रिड्यूसिंग प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है। जीएसटी के जो दरों में कटौती की गई है उससे प्राइजेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। हाउएवर प्राइस कट्स मे नॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग, लेकिन ये जो प्राइस कट्स हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। एक रिसर्च है दैट इज़ क्वांट इको रिसर्च, उनके इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि प्राइस कट्स आर ऑलरेडी बीइंग विड्रॉन पार्शियली ऑनलाइन पोर्टल सच एज अमेजॉन जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर ये जो प्राइस कट्स किए गए थे ये ऑलरेडी रिवर्स किए जा रहे हैं। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया उनके लिए जो मीडियन प्राइस रिडक्शन है जीएसटी कट के बाद वो लगभग 16% था, मतलब इतना प्राइस में गिरावट हुई थी, लेकिन उसमें से 6.3% जो है वो ऑलरेडी रिवर्स किया जा चुका है। ठीक है। मीडियम और लो प्राइस आइटम्स के लिए। अब जब ऑनलाइन में इन चीज़ों को कम किया जा रहा है तो इस तरीके की चीज़ें ऑफलाइन में भी कम किए जाएंगे, मतलब जो प्राइस रिडक्शन किया गया था वो वापस से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटिव प्राइसिंग की बात होती है ना, इसलिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इतने तो शायद हम नहीं कवर कर पाएंगे आज। हम इसमें से एक आर्टिकल और देख लेते हैं, है ना, एक या दो आर्टिकल और देख लेते हैं, फिर हम लोग ये वाला आर्टिकल शायद कल देखेंगे। ठीक है। कल के सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। अभी मुझे याद है वो मैंने आपसे कहा था कि क्रिप्टो करेंसी वाला आर्टिकल भी कवर करना है, वो भी करेंगे थोड़ा सा किसी दिन, अगर न्यूज़पेपर में कुछ कम आर्टिकल्स हों तब करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर संडे को मैं आपको दे दूंगा वो। ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है नौगाम ब्लास्ट की। व्हाट इज़ द एसओपी फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग एक्सप्लोजिव्स? एक्सप्लोजिव जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने या स्टोर करने की क्या एसओपी है? एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौगाम पुलिस स्टेशन, जम्मू कश्मीर के में एक पुलिस स्टेशन है नौगाम, वहाँ पर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें लगभग 9 लोग के आसपास मारे गए और 29 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। ठीक है। ये जो एक्सप्लोजिव्स है इसको सीज किया गया था, इसको जब्त किया गया था एज पार्ट ऑफ द प्रोब इनटू द टेरर रेड फोर्ट ब्लास्ट एंड द टेरर मॉड्यूल लिंक टू इट। यानी कि जो ये अभी लाल किले के बाहर हमला हुआ था, है ना, जो ब्लास्ट हुआ था कार में, उसकी जांच को लेकर और उससे जुड़े हुए जो टेरर मॉड्यूल है उसकी जांच चल रही थी। उस दौरान ये एक्सप्लोजिव्स
इन्होंने कहीं से जब्त किया, है ना, लेकिन इस एक्सप्लोजिव को जब्त करके इन्होंने उसको पुलिस स्टेशन में रख दिया, तो वहाँ पर वो ब्लास्ट हो गया, है ना। और पुलिस का यही कहना है, जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक एक्सीडेंट था, है ना, और जो फॉरेंसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर है उस दौरान ये ब्लास्ट एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि किस तरीके से जो इस तरीके का अगर जब्त किया हुआ एक्सप्लोजिव होता है उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, है ना। तो व्हाट प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट फॉर स्टोरिंग एंड चेकिंग सीज्ड एक्सप्लोजिव। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी रेड या सीजर के दौरान अगर जो मटेरियल, जो सामान रिकवर किया जाता है, अगर वो एक्सप्लोजिव या आईईडी है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस है, तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, किसको, जो बॉम्ब डिटेक्शन टीम या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं, तो उनको इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए और उससे एग्जामिन करवाना चाहिए। और साथ ही साथ जो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स है एट द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू कीप द मटेरियल अवे फ्रॉम पीपल एंड स्टोर इट इन एन आइसोलेटेड लोकेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर सोर्स ऑफ इग्निशन। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन या निर्देश तो ये है कि अगर इस तरीके का किसी मटेरियल को सीज किया जाता है तो उस मटेरियल को आपको लोगों का, मतलब कोई ऐसा इलाका जहाँ पर लोग वगैरह प्रेजेंट है ज़्यादा, उससे दूर रखना है, ठीक है, आइसोलेटेड प्लेस पर रखना है। और वो आइसोलेटेड लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, मतलब जिस भी आप रूम वगैरह में रख रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो सोर्स ऑफ इग्निशन किसी भी तरीके का वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इट शुड ऑल्सो बी गार्डेड, मतलब आपको अनगार्डेड वो सामान नहीं रखना है, ठीक है, उसकी निगरानी या चौकसी भी करनी है। फर्दर रूल्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो इसको ओपन स्टेडियम में रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ लाइसेंस्ड एक्सप्लोजिव स्टोरेजेस भी होते हैं जिनको एक्सप्लोजिव मैगजीन्स कहा जाता है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में ये होते हैं जहाँ पर इस तरीके के मटेरियल को जमा या डिपॉजिट कराया जा सकता है, ठीक है। दीज एक्सप्लोजिव मैगजीन्स हैव प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म्स। इस तरीके के जो जगह होती हैं जिनको सेफ्टी ये एक्सप्लोजिव मैगजीन्स कहा जाता है, वहाँ पर सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं। और लार्ज क्वांटिटी का एक्सप्लोजिव पुलिस स्टेशंस में या किसी भी ऐसे रेसिडेंशियल इलाके में स्टोर करना, उसको अवॉइड करना चाहिए अनटिल या अनलेस वो लोकेशन जो है इस तरीके के पर्पस के लिए डेजिग्नेट की गई हो। कुछ इस तरीके के एक्सप्लोजिव या केमिकल्स जो उनमें यूज़ होते हैं, अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो हवा के साथ कांटेक्ट में आके भी जो है वो एक्सपोज, मतलब फायर पकड़ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम अगर अपने आप में देखें तो सोडियम एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन सोडियम जब हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है। सिमिलरली हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का इस्तेमाल कुछ हैंड ग्रेनेड्स में किया जाता है ना, उसको पानी में रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका भी वही है कि हवा में कांटेक्ट में साथ आके वो उसमें भी आग लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं उनको इमीडिएटली अटेंड करना ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या ट्रेंड एक्सप्लोजिव हैंडलिंग पर्सनल डिप्लॉय टू एसेस न्यूट्रलाइज एंड हैंडल द मटेरियल। क्या इस तरीके के मटेरियल को हैंडल न्यूट्रलाइज करने के लिए या असेस करने के लिए क्या ट्रेंड एक्सप्लोजिव हैंडलिंग पर्सनल को डिप्लॉय किया जाता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हाँ, ऐसा इमीडिएटली किया जाना चाहिए। पुलिस जो है वो जो ये बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है या जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसके साथ मिलके ये काम करना चाहिए, ठीक है। अब हाउ इज़ द चेन ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी एक्सप्लोजिव आइटम रिकवर्ड। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेड शुड इमीडिएटली मूव द मटेरियल टू अ प्रॉपरली आइसोलेटेड एरिया, ठीक है। जो भी रेड की गई है जिस भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो इमीडिएटली उस मटेरियल को जो है किसी प्रॉपरली आइसोलेटेड एरिया पे उसको ले जाना चाहिए। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर की जानी चाहिए विदाउट डिले एंड द मैटर शुड बी रेफर्ड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, ठीक है। उस एरिया का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको ये मामला रेफ़र किया जाना चाहिए जो कि इमीडिएट डिस्ट्रक्शन के लिए, उस मटेरियल के डिस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ग्रांट करे, ठीक है। वाइल दीज प्रोसीजर आर अंडर वे, और जब तक ये प्रोसीजर्स होते हैं सारा का सारा जो एक्सप्लोजिव है वो लाइसेंस्ड एक्सप्लोजिव मैगजीन्स में स्टोर किया जाना चाहिए या फिर किसी खुली सिक्योर लोकेशन में जहाँ पर उसकी प्रॉपर गार्डिंग और मॉनिटरिंग की जा रही हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या कुछ स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, ये तो स्टोरेज की बात हो गई अभी तक। अब हम आगे बात करते हैं एक्सप्लोजिव्स को ट्रांसपोर्ट करने की।
तो क्या व्हीकल्स, कुछ स्पेशल व्हीकल्स होते हैं ये एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एन एक्सप्लोजिव वैन मे नॉट बी अवेलेबल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ठीक है, हो सकता है कि हर ज़िले की जो पुलिस है उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लोजिव वैन ना हो। ठीक है, हालांकि ये एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस तरीके की वैन्स। इन वैन्स को स्पेशली बनाया जाता है ना, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ट्रक्स या कंटेनर्स होते हैं जिनको एल्यूमिनियम शीट से कवर किया जाता है और इंटरनल लाइनिंग इनकी वुड की बनी होती है। ठीक है, तो इनका ये जो डिज़ाइन होता है वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जनरेट होता है तो दैट इज़ सेफली कंडक्टेड टू दी ग्राउंड। और अगर मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन होता भी है इन मतलब इस तरीके के कंटेनर्स में जिसमें बाहर से एल्यूमिनियम लगा हुआ है, अंदर से वुड की लकड़ी की लाइनिंग है, उसमें मटेरियल, उसमें आप इस तरीके का एक्सप्लोजिव अगर कैरी कर रहे हैं, है ना, और मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन हो भी गया तो उसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मिनिमम डैमेज होता है। ठीक है, अब एक्सप्लोजिव वैन्स का ऑफन इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल इन द कॉमर्शियल इंडस्ट्री, है ना, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है इस तरीके के व्हीकल्स का, और मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती है। और जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर जो कि वैसे भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव एरिया भी है, तो इस तरीके की वैन्स जो है वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, और नेसेसरी फैसिलिटीज़ मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर देयर डिप्लॉयमेंट। और नेसेसरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सुनिश्चित की जानी चाहिए इनके डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं आज हम लोग यही 2 आर्टिकल्स कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो मैं कल के सेशन में ले लूँगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को फ़िलहाल हम लोग आज इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप अगर हमारे सी सेट लाइव क्लासेस के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 1299 पे करके जुड़ सकते हैं, या फिर 49 रुपीज़ में ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और मेंस के लिए 2026-27 आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। और बाकी डिटेल्स के लिए एक वीडियो पोस्ट किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट में जाके भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है हमने, 51 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है, 599 में अवेलेबल है। ठीक है, फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से कल को मिलेंगे और आज के जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो भी हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।